मेरे बच्चों, प्यार भरा नमस्कार, आशीर्वाद आप सभी को। और इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। बहुत ही आसान प्रश्नावली है ये। सबसे पहला सवाल हमारा है इसमें, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में विभाजित कीजिए। ये आप छोटी कक्षाओं से करते आ रहे हैं। मैं अपनी तरफ से एक संख्या ले लेता हूँ, केवल एक, और आपने बाकी इसमें से खुद करनी है। मान लिया हम 560 को विभाजित करना चाहते हैं गुणनखंड में, तो क्या करेंगे हम इसको 560 को इसके गुणनखंड बनाने हैं। आप सबसे छोटी संख्या से शुरू होइए, 2 से, 1 से नहीं, क्योंकि 1 तो सभी का गुणनखंड होता है। तो गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंड 2 सबसे छोटे हैं। तो आप यहां से शुरू होइए। 2 से भाग जाता है, हाँ 2 से जाता है तो 2 से करो। 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 0। फिर देखो 2 से जाता है तो फिर 2 से करो, फिर 2 से, इसके बाद भी 2 से जा रहा है ये तो। उसके बाद देखो, अब 2 से इसके बाद और ये 2 से नहीं जा रहा है, तो आप क्या कीजिए, तो अब जब ये 2 से नहीं जा रहा है तो आप किससे वो करेंगे, 2 के बाद 3 से। 2 के बाद किससे, 3 से करके देखेंगे आप। अगर 3 से भी नहीं जाता है तो किससे करके देखेंगे आप, 4 से करके देखेंगे। 4 से भी नहीं जा रहा हो तो 5 से। 5 के बाद 6 नहीं, क्योंकि 6 तो 2 और 3 का 7 से। 7 के बाद 9 से। तो इस तरह से करना होता है। तो अब आप ये देखिए, हमने 2 से किया 280 आ गया, 2 से किया फिर 140 आ गया, 2 से किया 70 आ गया, 2 से किया 35 आ गया। 3 से जाता है, 3 से नहीं जाता। फिर 5 से देखो, क्योंकि 2, 3, 5, 7, 9, 11 अभाज्य गुणनखंडों से करना है। 5 से ये 7 आ गया और 7 से, तो ये इसके गुणनखंड बन गए। 560 के अभाज्य गुणनखंड क्या बने, 2 गुणा 2 गुणा 2। आप देख कितने बार, 1 2 3 4, 1 2 3 4, आगे 5 और 7। ये अभाज्य गुणनखंड बन गए। हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 बार आ रहा है ना ये, तो 2 की घात 4 गुणा में 5 गुणा 7। ये भी अभाज्य गुणनखंड लिखने का तरीका है। तो आप इस तरह से सभी सवालों को करेंगे। पहला जो है, और अब हम दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। पहला सवाल बिल्कुल ऐसा ही है और हम दूसरे की ओर चलते हैं। दूसरा सवाल में क्या है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि वे दोनों संख्याओं के गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर हैं। मतलब संख्याओं का गुणनफल ये सिद्ध करना है, संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुणा LCM। आपको पता है ना, ये महत्तम समापवर्तक, ये लघुत्तम समापवर्तक। जो जिन संख्याओं का हम HCF और LCM लेते हैं, अगर हम उनके HCF और LCM को आपस में गुणा कर दें तो वो उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। संख्याओं का HCF और LCM का गुणनफल उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ये हमने इसमें सिद्ध भी करना है। अब यहाँ पे आपको दे रखे हैं 3 सवाल, मैं केवल एक ले लेता हूँ, लास्ट दूसरे का तीसरा, 336 और 54 ये ले लेते हैं हम। कौन कौन सी संख्या है, 336 और 54। इसका HCF भी निकालो और LCM भी निकालो। तो हम गुणनखंड विधि के द्वारा ही इसका HCF निकाल देते हैं और गुणनखंड विधि के द्वारा ही LCM। वो आपको आगे काम भी आएगा, इसलिए तो हम इसके गुणनखंड करेंगे। 336 के गुणनखंड कीजिए आप, बराबर है, आप ऐसे यहाँ पे करके देख लीजिए। 336 के गुणनखंड क्या बनते हैं, 2 एकम 2, 2 छिके 12, 2 अठे 16, फिर 2 से, 2 अठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 से, 2 चौके 8, फिर 2 से 21, फिर 3 से जा रहा है 7 और फिर 7 है।
तो क्या गुणनखंड बन गए 336 के? 2 गुना 2, कितनी बार 2 आ रहा है? 4 बार। 2 2, फिर एक बार 3 और एक बार 7। इसी तरह 54 के करके देखिए आप, 54 के करके देखेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? 2 से 27, फिर 3 से 9 आ गया, फिर 3 आ गया और फिर 3 आ गया। ये आ गया। तो एक बार 2 है और 3 कितने बार है? 3 बार। ये 54 क्या? HCF क्या होता है? इन सभी गुण, इसके और इसके गुणनखंडों में जो कॉमन है, साझा जो है, वही HCF है। देखो एक तो 2 है, एक बार तो 2 साझा है, और 3 कितने बार साझा है? एक बार ही 3 साझा है, और कोई साझा है? नहीं है। तो इसका मतलब यही इसका HCF हो गया। एलसीएम क्या होता है? इसी विधि से एलसीएम सीखिए आप। इसी विधि से एलसीएम सीखने का तरीका क्या है कि आप जो है वैसे इकट्ठा करके भी दोनों का हम गुणनखंड बना देते हैं, वही विधि है, उसी को दूसरे रूप में ये हम यहाँ पे निरूपित कर रहे हैं कि इनके जो गुणनखंड हैं, जो कॉमन है, उनको लिख लो पहले तो आप, ताकि आपका कंफ्यूजन ना रहे। एक तो 2 कॉमन है और एक 3, इसका ये 2 और इसका ये 2, और इसका ये 3 और इसका ये 3। तो हमने जो कॉमन वाला वो यहाँ पे लिख दिया। फिर बाकी जो कॉमन नहीं है वो सभी यहाँ लिख दीजिए। जो कॉमन नहीं है बाकी वो लिख दीजिए। एक ये 2, फिर ये 2, फिर ये 2, ये 3 तो आ ही चुका कॉमन वाले में, फिर ये 7, फिर ये 3 और ये 3। ये इसका एलसीएम होगा। कॉमन वाला एक बार और बाकी सभी बिना कॉमन वाले फिर लिख दीजिए। आप इनको, कहने का मतलब 2 गुना 2 गुना 2, ये 4 बार तो 2 है, 3 बार 3 है और एक बार 7 है। ठीक है ना? तो आप इसको कीजिए। 1 2 4, 2 कितने बार है? 1 2 3 4 बार, और 3 कितनी बार है? 3 बार, और 7 कितनी बार है? 1 बार। इन सब की गुणा कीजिए। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तो ये हो गए 2 के, और फिर 3 3 9 3 27, ये हो गए, और 7 ये। इनकी जो गुणा करेंगे हम, वही एलसीएम आएगा 16 27 और 7 की। ठीक है ना? तो आप इनकी गुणा कर दीजिए। 16 7 112 गुणा में 27, और फिर 27 की और 112 की आप जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, करके देख लीजिए इसको। तो आप जो करके देखेंगे आपका आ जाएगा अपने आप। में गुणा आपको आती है, करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इसकी एलसीएम आ जाएगा। और अब आपने, अच्छा आगे भी करना पड़ेगा हमें, क्योंकि एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल इसके बराबर होता है। चलो हम कर लेते हैं। इनकी 112 की और 27 की गुणा कीजिए। तो 27 दूनी 54, 5 27 और एकम 27 और 5 32, हासिल 3 27 और 3024 आ गया। इसका जो एलसीएम है 3024, एचसीएफ वो 6। अब आप देखिए एचसीएफ गुणा एलसीएम करो, एचसीएफ गुणा एलसीएम यानी कि 3024 और गुणा में 6। इनकी 3024 और 6 की गुणा कीजिए दोनों की, क्योंकि हमने क्या बताना है कि संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल बराबर होना चाहिए। तो हम एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो इन दोनों की अगर हम गुणा करते हैं एचसीएफ और एलसीएम की, तो गुणा कीजिए आप। 6 चौका 24, हासिल 2, 6 दूनी 12 और 2 14 और 6 3 18। तो ये आपका आ गया है दोनों की गुणा, इसकी एचसीएफ और एलसीएम की 18 144। इसी तरह से दोनों संख्याओं का गुणनफल कीजिए। 336 और गुणा 54, ये भी करेंगे तो आपका आएगा 18144। अतः इसका मतलब संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। ये आपने बताना है। मतलब पहले आपने क्या करना है,
गुणनखंड कर लेने हैं, गुणनखंड कर लिए, जो सांझे गुणनखंड है वो लिख लो, वो हो गया HCF। फिर एलसीएम क्या होता है, सांझे गुणनखंड को लिख दो पहले तो, यानी कि ये देखो इसका ये और इसका ये तो एक बार आएगा, इसका ये और इसका ये एक बार आएगा, आ चुका, बाकी सबको भी लिख दो। तो इनकी गुणा करोगे तो एलसीएम बन जाएगा। फिर HCF और एलसीएम की गुणा कीजिए, आ गया। फिर पहली संख्या और दूसरी संख्या की गुणा कीजिए तो भी आ गया, वो दोनों बराबर आते हैं। इसका मतलब संख्याओं का गुणनफल जो है HCF और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। पहले आपने क्या करना है, HCF निकालना है। HCF कैसे, दोनों संख्याओं के गुणनखंडों में जो साझा है वही HCF होगा। दोनों में साझा देखिए, इसमें 4 बार 2 आ रहा है, एक बार 3 आ रहा है, एक बार 7। इसमें एक बार 2 आ रहा है तो 1 2 तो हो गया साझा। इसमें एक बार 3 था, इसमें 3 बार, लेकिन साझा तो एक ही बार हुआ, और कोई साझा है ही नहीं, इसलिए 2 3 6 ये इसका HCF बन गया। आप इसको तो यूं का तुम लिख ही दीजिए और बाकी को एक एक जो आ चुका है, ये साझा आ गया, ये साझा आ गया, इसको छोड़ के बाकी एक एक बार लिख दीजिए। तो ये आपका एलसीएम आ जाएगा। HCF और एलसीएम की गुणा कीजिए और दोनों संख्याओं की गुणा कीजिए, आप देखते हैं दोनों बराबर आते हैं। यही सिद्ध करना था। तीसरा सवाल आपको तीसरे सवाल में है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और HCF ज्ञात कीजिए। देखिए हमने अभी HCF और एलसीएम इस विधि से ज्ञात किए हैं, यही विधि अगले सवाल में लगानी है, इसलिए मैंने इसी विधि को पहले बता दिया था। तो आपको फिर दोबारा एक सवाल उसमें से मैं कर देता हूं ताकि आपको दोबारा रिवाइज हो जाए कि कैसे HCF और एलसीएम निकालना है। ध्यान दीजिएगा आप अच्छी तरह से, मैं प्रश्नावली में से ही सवाल ले रहा हूं। मान लिया कि हम इसमें जो है पहला ही सवाल ले लेते हैं। पहला सवाल है 12, 15 और 21, ये 3 है। इसका HCF और एलसीएम गुणनखंड विधि द्वारा निकालना है। किस किस का, 12, 15 और 21 का HCF और एलसीएम निकालना है। तो आप 12 के गुणनखंड ये तो सीधे ही हो जाएंगे, 2 दूनी 4 तिये 12। 15 के गुणनखंड 3 गुना में 5। 21 के गुणनखंड 3 गुना में 7। HCF क्या होगा, HCF होगा बेटा जो तीनों में साझा हो। तीनों में साझा क्या है, सिर्फ एक 3 साझा है, ये और ये। आप निशान लगा लीजिए ताकि आपको पता रहे, एलसीएम निकालने में दिक्कत नहीं होगी। तो HCF तो हो गया 3। एलसीएम क्या होगा, आपको बताया था। HCF को तो आप यहां लिख दीजिए और HCF वालों को छोड़ के बाकी सब एक एक बार फिर लिख दीजिए। तो ये 2, ये 3 नहीं लिखेंगे, ये तो आ चुका HCF। ये 3 भी नहीं लिखेंगे, आ चुका। अगले में 5, ये 3 आ चुका, तो अगले में 7, क्योंकि सांझे वाला एक बार आएगा, बाकी सब एक एक बार। ये एलसीएम होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 तिये 12 7 84 पंजे आप कर लीजिए। 2 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 पंजे 60 और 7 60, 420 ये आ गया। तो एलसीएम 420, HCF 3। शायद समझ में आ गया होगा आपको। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चौथा सवाल दे रखा है इसमें, 306 और 657 बराबर है। HCF जो है 306, चौथा सवाल, HCF किस किस का, 306 और 657 बराबर है 9। मतलब 306 और 657 का HCF 9 है। एलसीएम ज्ञात कीजिए। आपको इसका एलसीएम निकालना है। अभी हमने किया था, देखो, HCF गुणा एलसीएम बराबर क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल। यही विधि लगाएंगे हम। तो आपको अगर HCF निकालना हो तो
संख्याओं के गुणनफल को एलसीएम से भाग दे दो, और अगर एलसीएम निकालना है तो संख्याओं के गुणनफल को एचसीएफ से भाग दे दो। यही सूत्र है, क्योंकि हमें ये दे रखा है, ये निकालना है, तो इसको उठा के उधर ले जाओ। तो आप ये कहेंगे कि एलसीएम जो है आपको निकालना है, तो एलसीएम किसके बराबर होता है? एलसीएम होता है संख्याओं का गुणनफल बटे HCF, और अगर HCF निकालना हो तो संख्याओं का गुणनफल बटे LCM। तो संख्याएं कितनी है? 306 गुणा में 657 बटे में क्या हो जाएगा? 9। आप इसके काट के निकाल लेना, आपका सवाल आ जाएगा, काटेंगे आप खुद। आगे दे रखा है जांच कीजिए। ये 5वां सवाल बिल्कुल आसान है, लेकिन समझ आपकी थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। समझ जरूर है, क्योंकि बिना समझ के तो सवाल हो ही नहीं सकते। ये कहता है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती? की घात n है। तो आपने ये जांच करनी है कि इसकी गुणनखंड जो करेंगे, उनकी जो गुणा आएगी, क्या शून्य पे समाप्त हो सकता है क्या? मतलब 6 की कितनी घात हो, 1 घात हो 6, 2 घात हो, 3 घात हो, 4 घात हो, n का कोई भी मान हो सकता है। तो वो संख्याएं जो प्राप्त होंगी, क्या वो शून्य पे समाप्त हो सकती हैं? आप ये देखिए, 6n बराबर है 2 गुणा 3n, और 2 और 3 इसके जो गुणनखंड है वो क्या है? 2 और 3 है। जबकि शून्य पे समाप्त करने के लिए गुणनखंड होने चाहिए 2 और 5। आप यहां लिखेंगे, यहां 6n के गुणनखंड 2 और 3n है। 2 और 3 की गुणा करने पर, या आप पहले ये लिख लीजिए, शून्य प्राप्त करने के लिए 2 और 5 के गुणनखंड होने चाहिए। क्योंकि 2 और 5 की गुणा होके ही 10 आता है, यानी पीछे शून्य आता है। केवल 2 और 5 से आता है, और किसी से नहीं आता। तो 2 और 5, और यहां पे क्या है? परंतु यहां क्या है? परंतु यहां 2 और 3 गुणनखंड है। अतः 6 घात n शून्य पर मतलब समाप्त नहीं हो सकते। आप क्या लिखेंगे? तो अतः इसका मतलब अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकते। क्योंकि ये कहता है कि 6 की घात कुछ भी, मान लिया 6 की घात 2 हो, तो दो गुणनखंड क्या बनेंगे? मान लिया 6 की घात 1 है, तो देखो 2 गुणा में 3, यानी 6 की घात 2 हो, तो इसका मतलब क्या होगा कि 6 की घात 2 का मतलब 36। तो गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणा 2, 3 गुणा 3, इनकी गुणा करके देखो 36, 6 आया, शून्य पे नहीं हुआ। 6 की घात 3 हो तो क्या आएगा? 216, यानी इसके गुणनखंड करके देखो चाहे, फिर भी जो है इसके गुणनखंड क्या बनेंगे? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, और इनकी
गुणा ये आती है, शून्य पे फिर भी समाप्त नहीं होता। मतलब इस तरह से शून्य पे समाप्त नहीं होगा। शून्य पे समाप्त होने के लिए यहाँ गुणनखंड क्या चाहिए, 2 3 की बजाय 2 और 5 चाहिए, और यहाँ पे 2 और 5 गुणनखंड नहीं है, इसलिए यह शून्य पर समाप्त नहीं होगा। छठा सवाल बिल्कुल आसान है। छठा भी मैं आपको करके दिखा देता हूं। यहां पे देखिए, इसमें क्या रखा है, व्याख्या कीजिए 7 गुणा 13 गुणा 7 गुणा 13 सॉरी 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, और दूसरा दे रखा है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। भाज्य संख्या क्यों है, ये बताना कि ये भाज्य संख्या क्यों है। ये भी संख्या भाज्य है और ये भी भाज्य है। भाज्य मतलब जिसका एक को छोड़ के कोई और गुणनखंड हो सकते हैं, एक के अतिरिक्त भी कोई और गुणनखंड हो सकते हैं। मतलब एक तो गुणनखंड होता ही है सबका, एक के अलावा कोई और भी गुणनखंड हो, 2, एक के अलावा कोई 2 और गुणनखंड भी हो, वो सारी भाज्य होती हैं। और जिसमें खुद और एक यही 2 गुणनखंड हो, वो अभाज्य होती है। जैसे 2 का गुणनखंड करें तो 2 और 1 आएगा, यानी एक तो 1 और 1 खुद संख्या हो गई। इस तरह 3 के करें तो 3 और 1 आएगा, 5 के करें तो भी 5 और 1 आएगा, 6 के करें तो देखो 2 और 3 आता है और 1 1 आता है, 1 2 3 3 हो गए ना, 1 गुणा 2 गुणा 3। तो इस तरह से एक तो सबका गुणनखंड होता ही है। इसमें देखिए खुद के अलावा 2 और गुणनखंड है, 2 और 3, तो ये भाज्य है। लेकिन ये संख्याएं क्या है, अभाज्य है। 7 भी इसी तरह से 7 गुणा 1 अभाज्य है। इस तरह से एक और खुद गुणनखंड हो तो अभाज्य होती हैं, और खुद के अलावा कोई और गुणनखंड हो जाए तो वो क्या होती है, वो भाज्य संख्या हो जाती है। तो ये भाज्य है। आपको बताना ये भाज्य किस प्रकार से है। आप इसमें क्या करें, दोनों में 13 कॉमन ले लो, तो क्या बच गया, 7 गुणा 11 गुणा 1 और प्लस 1, यही बचा ना, क्योंकि 13 हमने कॉमन ले लिया। 7 की जगह 7, 11 की जगह 11, 13 की जगह 1, क्योंकि 13 कॉमन ले लिया, 13 एकम 13, और इस 13 की जगह भी 1। अब आप इसकी करना, 13 11 7 77 प्लस 1, 13 गुणा 78, यानी ये 2 का इनका गुणनखंड हो गया। तो ये भाज्य संख्या है। इस तरह इसमें देखिए, इसमें आप 5 को, ये 5 है ना पीछे, तो 5 को कॉमन ले लो, तो 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1। तो ये देखिए आप 7 छिके 42, 42 चौका, आप इनकी सबकी गुणा कीजिए तो गुणा करने पे आएगा। इसको हम गुणा कर लेते हैं यहाँ पे, 3 दूनी 6 चौका 24, 24 और 42 की गुणा कर दीजिए, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 4 8 8 1008 प्लस 1, यानी क्या होगी 5 गुणा 1009। तो ये 2 गुणनखंड आ गए, इसके भी 2 गुणनखंड आ गए। तो इसका मतलब ये कैसी संख्याएं हैं, ये भाज्य संख्याएं हैं। यही कहा कि ये भाज्य की हैं। बताइए आप, तो आपने यूं करके दिखाना कि देखिए इसके 2 गुणनखंड है 5 और 1009, इसके 2 गुणनखंड ये 13 और 78 के तो और भी बन सकते हैं। तो इसलिए ये जो है क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। और अगला सवाल, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं, 18 मिनट। जबकि मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो रवि को 12, सोनिया को 18 और रवि को 12 मिनट लगते हैं।
मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें, एक ही दिशा में, तो कितने समय के बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मतलब देखो, एक को तो ये एक मैदान है, इसका चक्कर लगाने में यहाँ से शुरू होते हैं, इसका चक्कर लगाने में एक को लगते हैं 18 मिनट और दूसरे को लगते हैं 12 मिनट। दोनों एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं तो आप देखिए जिसको 18 लगते हैं वो लेट पहुंचेगा और 12 वाला जल्दी पहुंचेगा, तो मिलेंगे तो नहीं। कितने चक्रों के बाद वो मिलेंगे, और ये कितने चक्रों के बाद मिलने का ये कि इन दोनों का लघुत्तम निकाल दीजिए, 18 और 12 का आप लघुत्तम निकाल दीजिए, और जो भी लघुत्तम आएगा 18 और 12 का लघुत्तम आएगा 36, तो 36 मिनट के बाद वो दोनों मिलेंगे। ठीक है ना, यानी कि रवि 3 चक्कर काट लेगा और सोनिया 2 चक्कर काटने के बाद एक ही स्थान पे मिल जाएंगे। तो ये एक्सरसाइज थी, आशा है आपको समझ में आई होगी। और फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप, मैंने पिछले उसमें अपना नंबर दिया था, आप जो है उस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या अपने टीचर से पूछ सकते हैं। घर पे रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। हैव ए नाइस डे।